हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत जो हमारे सेकंड है उसका बुक देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 कर चुके थे। ईश्वर से अनुराग जो टॉपिक था हमने पढ़ लिया था। आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ेंगे। आप देखते हैं हर क्षेत्र विशेष में कोई ना कोई संस्कृति, कोई ना कोई कल्चर हमको देखने के लिए मिलता है। उसका उस संस्कृति का कुछ क्षेत्र में कैसे कोई संस्कृति विकसित हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ, चाहे उसका खान पीन, भव्य कला, भोजन, पोशाक, उससे जुड़े संबंधित हम सब चीजों का अध्ययन अपने इस चैप्टर में करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके गौर करके चलिए शुरू करते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा उन्हें परिभाषित करना। चाहे लोगों का जो वर्णन है वो किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले भाषा जो है उस भाषा से करते हैं। कैसे करते हैं? उस भाषा से करते हैं। ठीक है, उन्हें परिभाषित करना है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। हमने कह दिया कि ये कहाँ के हैं, आपके तमिल के हैं, ये आपके तमिल है, ये आपके तेलुगु है। तो हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग आपका तमिल या तेलुगु या कन्नड़ जो भी भाषा है वो बोलते हैं। भाई हमारा मतलब यही तो है। जैसे हम कहते हैं पंजाबी है, तो पंजाबी से हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार क्या आता है? पंजाबी, यानी कि पंजाबी भाषा बोलते होंगे। भाई पहला विचार तो माइंड में यही आता है। ठीक, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है और इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म मतलब भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ करते हैं। कभी कभी हम अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों में अस्तित्व में है। कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारी चीजें जुड़ी उनसे, अस्मिताएं हैं उनकी, जुड़ी कुछ वाक्य चीजें हैं जो आज के समय की नहीं है। शायद वो कब की हैं? युग युगांतरों से हैं, बहुत प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं और वही आपका बहुत पुराने समय से आपका चली आ रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? अस्मिता कहते हैं। ठीक, किंतु विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं को बनते समय उनकी भूमिका रही है। उन्हें हम आज के क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और ये सच है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रकार के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य आदान प्रदान के एक दूसरे में के द्वारा संपन्न कैसे करता है? एक दूसरे से संपन्न करता है। जैसा कि हम देखा है कि कुछ परंपराएं तो विशेष क्षेत्र से ही अपनाती हैं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही देखने के लिए मिलेंगी, वहीं पर संपन्न होती हैं, उसी जगह पर देखने के लिए मिलती है। जबकि कुछ अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी समान प्रतीत होती हैं। देखिए, कुछ ऐसी तौर कुछ आपका संस्कृति होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में, एग्जाम्पल देखिए, जैसे गढ़वाली संस्कृति, वो आपको गढ़वाल में ही देखने के लिए मिलेगी। कुमाऊनी संस्कृति है वो आपको कुमाऊं में मिलेगी। जौनसारी संस्कृति है जौनसार में मिलेगी। क्लियर है? लेकिन कुमाऊं और जौनसार का जो कुमाऊं और जो आप गढ़वाल है उसका कुछ मिला जुला प्रतिरूप शायद हो सके तो आपका नेपाली में भी हमको देखने के लिए मिल जाए, नेपाल में देखने के मिल जाए, या गढ़वाली का जो है कुमाऊनी में देखने का मिल जाए और कुमाऊनी का गढ़वाली में। तो ये शायद अंतर हो सकता है, यही समानता हमको छोटी मोटी प्रतीत जो है हो सकती है। परंतु इसके कुछ अतिरिक्त कुछ अन्य परंपरागत और खास पुराने तरह के रीति रिवाज से निकलती है। अन्य क्षेत्रों में जाकर उनमें एक नया रूप ले लिया है। और कैसा होता है? एक नया रूप आपका ले लेते हैं। ठीक है, नया रूप जो है हमको
देखने के लिए आपका मिल जाता है। ठीक है, जो हमको आपका देखना होता है। ठीक, चलिए, तो ये था क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। थोड़ा सा कैसे होता है एक बार देख लीजिए, क्या विशेषता है, तो बताइए कि आपके यहाँ की जो क्षेत्रीय संस्कृति है वो अन्य जगह से कैसे अलग है, कैसे यूनिक। चलिए, हो गया। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, और एक संस्कृति आपने देखी साउथ में पली बड़ी है, चेर भाषा और मलयालम भाषा का विकास। आप जानते हैं, आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंधों के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल, उसकी खास विशेष कहाँ से उद्भव हुआ, इन सब चीजों के बारे में आपका जो जानकारी है हम उसको जुटाने का कोशिश करते हैं। महोदयपुरम का चोल राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग, क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयाला भाषा इस क्षेत्र में बोले जाने वाली थी। शासकों ने मलयालम भाषा में एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया, और वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप में सरकारी अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे एक अहम उदाहरण है। साथ ही साथ चेल लोगों ने संस्कृति की परंपराओं में बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिस परंपरा इस युग की खोज सकती है, परंपरा संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियां जो केवल 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। कहाँ बताई जाती है, जो आपका मलयालम भाषा आपका पहली साहित्यिक कृति है जो आपका बताई जाती है, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। यह भी काफी रोमांचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ लीलावती तलिकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय पर मणिप्रबलम शैली में लिखा है। मणिप्रबलम शैली का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो दो भाषा संस्कृति तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग के संकेत के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप जो आप देख रहे हैं चोल और मलयालम भाषा में देख रहे हैं, तो देखिए मलयालम में रचित एक अभिलेख है। अब ये भाषा है आपका मलयालम, कैसी है, मलयालम भाषा। देखिए, देख लीजिए, ये मलयालम भाषा। देख लिया। अब चलेंगे शासक और धार्मिक परंपराओं में जगन्नाथ संप्रदाय। जी ऐसी भागलपुर में। हेलो सर। हेलो, चलो पढ़ना है सर। जी जी, पढ़ना है, आपको पढ़ना है, माइक लेके धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़िए। यस सर। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन असीमताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत
परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य सर हो गया कुछ अन्य। बेटा मुझे पता है, धीरे धीरे पढ़े, मेरी विनती है आपसे। आप तेज तेज पढ़ते हैं तो जो सारे बच्चे हैं और नहीं सुन पाते हैं, तो कृपया करके आप धीरा पढ़े। आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, तो अभी कोई कंपटीशन नहीं है बेटा, सबको सुनना होता है ना, तो धीरे हल्के हल्के पढ़े आराम से, ताकि सब बच्चे सुन पड़े। छोटे बच्चे भी हैं कुछ आपके साथ, उनका भी हमको ध्यान रखना है। चलिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपरा एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विशेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुत इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रावलम शैली में लिखा गया है। मणिप्रावलम का शताब्दी अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। और किसी बच्ची को मौका देंगे, और कोई बच्ची जी ऐसी फागलपुरमा से जो माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहे। शाबाश, बहुत बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका बेटा? सर छवि। छवि, ठीक है, ओके छवि। माइक आपने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, बस धीरे धीरे आपको पढ़ना है ताकि आपकी आवाज अच्छी आ सके, सब बच्चे सुन सके। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करें। यस सर। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतर्वर्न ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनगम भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया।
जो जो इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने में स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि ये राजपूतों से राजस्थान को एक ब्रिटिश संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठ से जुड़ी हुई थी। लगभग 18वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अद्वितीय एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपनाने हृदय में आगे को संजोए रखते थे, जिन्होंने क्षेत्र में बहादुरी से अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूर बेटा बैठ जाइए, चलिए आप एक रखते थे। बैठ जाइए आप। धन्यवाद, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। थोड़ा देख लेते हैं फिर पीछे पढ़े। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों ने जगन्नाथपुरी के बारे में पढ़ा। तो जगन्नाथपुरी में ये 3 मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और अभी अभी पिछले महीने तो इनकी यात्राएं निकलती हैं। तो एक तरफ है सुभद्रा, बीच में बैठी हुई सुभद्रा, ये आपके उनके भाई हैं बलदाऊ, और ये हैं श्री कृष्ण। ध्यान दीजिए, काले हैं सामने करके। तो अगर आपसे पूछ ले जगन्नाथपुरी में कितने रथ निकलते हैं, तो तीनों बहन भाइयों की यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी में। क्लियर है? और ये देखिए क्या लिख रहा है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ये लकड़ी की बनी हुई है। ये किसकी बनती है? लकड़ी की बनी हुई है ये मूर्तियां। ठीक है, किसकी है? लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा है ये तीनों। ठीक, हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है और इवन भगवान जगन्नाथ को जुकाम बुखार भी होता है। डॉक्टर साहब देखने के लिए आते हैं इनका, बाकी में आपका ट्रीटमेंट होता है, या फिर नानी के जाते हैं। पूरी मतलब आप देखेंगे यात्रा में सब चीजें होती हैं और बड़ी धार्मिक मान्यता है। क्लियर है? और भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा जो आपका राज्य है, आप उसमें देखेंगे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है। क्लियर है? अब मैं आपको पहले इनका मंदिर दिखाता हूं, तो आपको पता हो गया भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी कि श्री कृष्ण। बीच में सुभद्रा जो उनकी बहन है, बलभद्र जो उनके भाई हैं, बलदेव, बलदाऊ जिनको कहा गया है। इन तीनों की यात्रा निकलती है। और ये देखिए इनका भव्य मंदिर आपको इस तरीके का जगन्नाथपुरी जो है यह मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये आपका विमान है मंदिर का ऊंचा। ठीक है, और ये पूरा मंदिर जो है आपको जगन्नाथपुरी का देखने के लिए आपको मिल जाएगा, जो भगवान जगन्नाथ यानी कि विष्णु का मंदिर। इसका है भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथपुरी।
ठीक, अब आप देखिए इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी और किस्से हैं। आज बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। कल मैं आपको पूरा इसका कहानी रिलेटेड जगन्नाथ की यात्रा कैसे निकलती है, क्यों होती है, इसका धार्मिक महत्व कैसा है, लोग विदेशों से आते हैं, क्लियर है, और बहुत सारे इसके महत्व हैं जिनको हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।